सभी का स्वागत है। देखिए आज के इस आप सभी का स्वागत है। देखिए आप जानते हैं कि जो प्रिंसिपल जो भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी है न्यू अपडेट साथ में हम लेके आ गए हैं। उत्तराखंड में होने वाली प्रधानाचार्य विभागीय भर्ती 2025 बेसिकली 24 में इसका फॉर्म विज्ञापित हुआ था। और आप जानते होंगे कि करीब करीब 1 साल हो चुका है और अभी तक जो है कैबिनेट में नई नियमावली के संबंध में जो कार्य संपादन में अभी चल रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सरकार ने या शिक्षा जो आपको विभाग है ने प्रधानाचार्य संबंधी नियमावली को प्रख्यापित ये कर दिया है। अब केवल कैबिनेट में इसे पास कराना अवशेष है। ठीक है, चलिए संपूर्ण जानकारी को हम आगे के वीडियोज में बताते हैं आपको। तो क्या क्या न्यू अपडेट्स हैं, कब की परीक्षा हो सकती है, कब नया विज्ञापन आ सकता है और ये कब ये जो ओल्ड विज्ञापन है ये निरस्त होगा। इन संपूर्ण जानकारी के साथ में आज के इस सेशन में आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसके साथ ही मैं आपको जानकारी ये भी दे दूं कि जो पहला बैच हमने ये शुरू किया था तो ऑनलाइन ये क्लासेस की पेपर फर्स्ट और सेकंड की ये दी गई थी। संपूर्ण महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं वो आप सभी को ये दिए भी गए हैं। आगामी समय में विभागीय जो विज्ञापन विज्ञापित होगा तो उससे संबंधित एक नया बैच जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के संबंध में नए नोट्स के साथ में आप लोगों की ये जो भी क्लासेज हैं, एमसीक्यूज, लाइव टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें आपको दी जाएंगी। अब हम पूरी जानकारी को थोड़ा सा हम देखते हैं और जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे संबंधित है उन सभी को रूबरू हम करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सीमित विभागीय परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी किया था 11 मार्च 2024 को। इसका जो पेपर है, परीक्षा जो थी वो आप जानते होंगे 29 सितंबर 2024 को होनी थी। ये परंतु एग्जाम होने से ये पहले ही ये विरोधाभास हुआ और इनको देखते हुए फिलहाल के लिए सरकार ने इस परीक्षा को क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था। क्योंकि बेसिकली इस परीक्षा के लिए आप जानते होंगे क्या क्या अर्हताएं जो है जो मांगी गई थी। तो चलिए थोड़ी सी अर्हताओं की हम बात कर लेते हैं। तो विशेष रूप से यदि हम अर्हता की बात करते हैं तो मुख्य रूप से 10 साल की जो है प्रवक्ता की सेवा होनी चाहिए। प्रवक्ता के रूप में या राजकीय शिक्षक के रूप में आपकी सेवा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वही जो है विभागीय ये जो परीक्षा है इसमें भाग ले सकेगा। आगे की जानकारी में हम देखते हैं। देखिए इस पेपर में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है और इस पेपर से आपका, आपकी विद्यालय का, ई समाज का क्या लाभ होगा। तो प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य क्यों बनना चाहिए। तो देखिए आप जानते होंगे कि 4800 ग्रेड पेपर की प्रवक्ताओं की भर्ती होती है। ठीक है, इसके बाद का जो अगला आपका जो एसीपी लगता होगा, क्योंकि आज पदोन्नति का जो रास्ता है बहुत टफ है। इतने सारे शिक्षक की जो सीरीज है, लिस्ट है, तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी देखे हैं मैंने जो कि बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो जाते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण ये कदम था सरकार की ओर से कि 50% जो सीट यानी पदोन्नति की जो 50% सीट है उसे केवल विभागीय सीमित परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन हो और जिसमें केवल विभाग के लोग ही शामिल होंगे और बहुत विभाग के लोगों को एक मौका भी मिलेगा। तो सीधे 4800 ग्रेड पे जो प्रवक्ता जो कार्यरत है, तो हालांकि आप जानते होंगे 10 साल पे ईसीपी लगने का प्रावधान है। तो जिनके 10 साल हो चुके हैं तो 48 के बाद में 5400 ग्रेड पे छठे वेतनमान के ये क्रम में ग्रेड पे की बात मैं यहाँ पे करता हूँ। सातवीं की सूची, ठीक है, सातवीं में तो लेवल आ चुका था छठवीं वाली। तो देखिए 4800 के बाद में आता है 5400, 5400 के बाद में आता है 6600 और 6600 के बाद में अगला स्केल जो होता है ग्रेड वो 7600 का होता है। ये एक बेसिक ये ढांचा है। तो ये जो प्रधानाचार्य की जो भर्ती थी वो 7600 ग्रेड पे से संबंधित है। ठीक है, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक बेहतरीन ये मौका है सभी के लिए और साथ में एक बहुत पूर्ण उपयोगीपूर्ण ये सिस्टम है कि ये जो परीक्षा है समय पे हो जाए।
अब इससे प्रधानाचार्य बनने से क्या क्या लाभ होंगे? स्कूल को एक मूल रूप में प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य नियुक्ति नियुक्ति मिलेगी, और वो उसके पास में संपूर्ण ऐसे अधिकार होंगे जिसके माध्यम से वो अपने स्कूल में बहुत अच्छे से ढंग से काम जो है कर सकता है, शिक्षा में क्या है बढ़ावा दे सकता है, और समाज में भी इन चीजों का प्रभाव पॉजिटिव रूप से ये पड़ेगा। नई नियमावली में क्या क्या आता है अभी हम आगे जानेंगे। आगे की क्या क्या ये प्रक्रियाएं होंगी विज्ञापन की, और कैबिनेट में ये कब नई नियमावली पास हो सकती है, नया विज्ञापन कब तक आ सकता है, अब ये परीक्षा कब तक हो सकती है। फिलहाल तो ये मैं आपको बता दूं 2026 में ही ये परीक्षा होगी, और आपको इस समय इस परीक्षा के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है। तो क्यों बनना चाहिए ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में इसके बनने से क्या क्या लाभ होंगे, सबसे ये मेन चीज है कि आप जो प्रिंसिपल का मेन जो पावर्स है उसका उपयोग आप जो है एजुकेशन के सिस्टम में अच्छे ढंग से उपयोगी बना सकेंगे। जो ढांचा है उसमें बुनियादी सिस्टम को और अच्छा बेहतरीन जो बना सकेंगे। नई नियमावली में क्या क्या चीजें शामिल है, क्या क्या अर्हताएं शामिल हैं, तो चलिए इसको पहले हम रिव्यू यहाँ पे कर लेते हैं। तो नई नियमावली में ये चीजें शामिल होंगी, यानी कि मेन जो था नई नियमावली में जो पात्रता संबंधी जो शर्तें थी वो चीजें शामिल की गई हैं, क्योंकि पहली और दूसरी तो ये पहले विज्ञापन में शामिल थी, ये एलटी ग्रेड को शामिल किया गया यहाँ पर एडिशनल। तो यदि कोई हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक है जिसकी कम से कम 2 वर्ष की नियमित सेवा हो चुकी है वो तो उसके लिए पात्र था ही, साथ ही जो प्रवक्ता पीजीटी है तो इस जिसकी सेवा न्यूनतम 10 साल की हो चुकी हो वो तो उसका ये पात्र पे अर्हताएं रखता ही था। एडिशनल ये है जिस पर विवाद हो रहा था कि एल्ट ग्रेड के जो शिक्षक हैं जिनकी आयु जिनकी सेवा जो कम से कम 15 वर्ष की हो चुकी हो मिनिमम, तो वो भी अब इसकी पात्रता की श्रेणी में शामिल होंगे। तो ये नई नियमावली में केवल ये चेंजेस है। नई नियमावली जो बन चुकी है, शिक्षा विभाग ने नई नियमावली को बनाकर प्रख्यापित भी करा दिया है। अब केवल कैबिनेट की मोहर लगनी अवशेष है। जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगेगी तुरंत ये क्या होगा, ये सब कुछ जो ढांचा है वो सही हो जाएगा। तो कैबिनेट में ये नियमावली पास होगी आपकी, और ये नियमावली पास होने के बाद में अब क्या होगा, नए सिरे से विज्ञापन तैयार होगा। विज्ञापन तैयार कौन करेगा? शिक्षा विभाग। तो कार्मिक जो विभाग है ये शिक्षा जो विभाग से कहेगा कि नई नियमावली अब आप जो तैयार नई नियमावली के बाद यानी नया विज्ञापन जो है आप जो है तैयार कीजिए और अध्याचन के लिए भेजिए। और इसी क्रम में जो ये पूर्व में ये प्रेषित जो विज्ञापन अध्याचन है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास में है, तो उसको कार्मिक विभाग जो है वापस मांगेगा, क्योंकि निरस्त होगा। यानी कि ये जो विज्ञापन है आपका, नई नियमावली जब ये कैबिनेट में पास हो जाएगी तो ये आपका जो है बेसिकली ये ढांचा ये है, प्रोसेस ये है कि ये निरस्त होगा। निरस्त होने के बाद में ये वापस जाएगा शासन के पास, और शासन की शिक्षा जो विभाग से नया अध्याचन मांगेगा, और वो फिर से वापस कार्मिक विभाग से होता हुआ लोक सेवा आयोग को आएगा। जब लोक सेवा आयोग के पास में नया विज्ञापन प्राप्त हो जाएगा, ये सब चीजें इसलिए होती हैं कि कोई कोड का विवाद ना हो, क्योंकि पुरानी विज्ञप्ति के माध्यम से सिलेक्शन करा दिया या पेपर करा दिया, जबकि नियमावली नहीं लागू हुई है ना। तो इसलिए ये सब चीजें की जाती हैं कि ताकि बाद की जो वाद हैं या केसेस हैं या कोर्ट केस का कोई ऐसा प्रकोप या प्रभाव ना पड़े। तो नया विज्ञापन ये कब तक आएगा? यदि मान लेते हैं यदि 1 या 2 महीने के भीतर में कैबिनेट में ये आपका नियमावली पास हो जाती है तो उसके करीब ये 3 से 4 महीने फिलहाल लगेंगे नया विज्ञापन आने में। इस बीच में कार्मिक विभाग जो है लोक सेवा आयोग से प्रिंसिपल भर्ती का जो विज्ञापन था उसको निरस्त करने के लिए कहेगा और वापस अध्याचन भेजने के लिए कहेगा कि शिक्षा जो विभाग से वापस नया अध्याचन बनवाया जाएगा, फिर वो कार्मिक विभाग से होता हुआ सीधा लोक सेवा आयोग को आएगा। तो इसमें करीब 3 से 4 महीने यहाँ लगेंगे, और 1 से 2 महीने जो कैबिनेट में लग सकते हैं। ठीक है, नई नियमावली को पास होने में। तो टोटल ओवरऑल हम देखें तो 5 से 6 महीने का तो समय आपका यहीं पर लग जाता है। और एक पॉइंट ये भी है कि 2026 के बाद में अगले वर्ष में 27 में क्या चुनाव भी है, तो बहुत ये दबाव भी रहेगा
कि 26 में इन परीक्षाओं का जितनी भी ऐसी परीक्षाएं हैं उनका संचालन हो जाए। तो 5-6 महीने के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद ही लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा और नया विज्ञापन जारी होगा। फिर उसके करीबन 4 महीने के बाद, 3 से 4 महीने के बाद में एग्जाम की डेट आ सकती है। तो फिलहाल मोटा मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा, ठीक ठाक रहा, तो मार्च, अप्रैल और ज्यादा से ज्यादा मई 2026, तो इस बीच में परीक्षा आपकी प्रिंसिपल की हो सकती है। इसलिए तो जब तक ये परीक्षा आगे इस समय तक नहीं होती तब तक अब से आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपका ये काम है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो जो सिलेबस आपका दिया गया, जो जो टॉपिक सब टॉपिक दिए गए हैं, उनको 1 बाय 1 एक टारगेट बनाना है। यानी कि एक हर हफ्ते में एक यूनिट या ऐसा टॉपिक आपको लेना है कि आप एक वीक में कम से कम उसको अच्छे से समझ सकें और जो है पढ़ सकें, क्योंकि अभी काफी टाइम है, कम से कम 6 महीने से ज्यादा का समय है। इस बीच में जितना ज्यादा रिवीजन और जितने ज्यादा टॉपिक को आप समझेंगे, कवर करेंगे, वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगी, फायदेमंद होगी, जिसकी वजह से जिसका लाभ जो है परीक्षा में आपको होगा कि वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिक्तियों की बात हम करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि 624 जो ये पद थे, ये प्रधानाचार्य के लिए विज्ञापित थे राजकीय इंटर कॉलेज में, जिसमें से 24 सीटें जो थी वो दिव्यांग श्रेणी के लिए थी। यदि हम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बात करते हैं तो प्रधानाचार्य जो फीमेल्स हैं उनके लिए है कि 68 ये पदों का विज्ञापन इनके लिए था, जिसमें से 2 जो थी वो ये सीट दिव्यांग श्रेणी के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि काफी अच्छे पद हैं, टोटल 692 ये पद हैं। और ये एक सभी के लिए बेहतरीन मौका है कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को डे बाय डे या वीक बाय वीक जो पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा ऐसी भर्ती आएगी ही नहीं। और साथ में यदि हम प्रमोशन की बात करते हैं या पदोन्नति की हम बात करते हैं तो पीछे ही जानकारी आपको दी गई होगी कि इसकी राह जो है बहुत ही टेढ़ी है, जो कई बार सालों लग जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा शिक्षा डिपार्टमेंट है, इसमें कि केवल गिने चुने लोगों का ही और न जाने कितने सालों के बाद ही प्रमोशन होता है। बहुत सारी अड़चने हैं, कोर्ट केस हैं, दबाव हैं, है ना, राजनीति है, तो बहुत सारी जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। तो पदोन्नति की राह जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो फिलहाल ये मौका अच्छा है ही है। और साथ में पदोन्नति की जो सीरीज में जो टॉप में जो लोग हैं, तो वो पदोन्नति के लिए तो दबाव जो बनाए, क्योंकि 50% जो 100% सीटें पदोन्नति की, उसमें से 50% सीटें तो पदोन्नति की है ही है, वो तो खत्म हो ही नहीं रही है केवल, और बाकी 50% पे आपका ये परीक्षा हो रही है। तो दोनों लोगों के लिए यहाँ पे फायदा है। आप जरा थोड़ा सा एक अनुमान लगाइए, सपोज मान लेते हैं कि ये जो सपोज मान लीजिए कि पदोन्नति की सीटें मान लेते हैं 1200, मान के चलिए फिलहाल 1200 है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि मान के चलिए मोटे मोटे रूप में, यानी कि 600 पद मान के चलिए ये आपकी सीधी भर्ती से हो गए, और बाकी 600 जो होंगे ये पदोन्नति के होंगे। तो यानी 1200 प्रिंसिपल की सीटें, मतलब एक मैं आपको फिलहाल अभी आइडिया दे रहा हूँ, बाकी डिटेल आगे देखिए। तो ये जो ढांचा बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि पूरे 100% सीटों पर पदोन्नति हो। तो देखिए, अब जो 600 टॉप जो 600 में है, तो वो तो पदोन्नति में आ ही जाएगा जब भी होगा। हो सकता है कि उससे पहले पहले वो परीक्षा दे के वो प्रिंसिपल बन जाए, उसके बाद ये भी तो मौका है। साथ में जो 600 जो टॉप की 600 में से नीचे है, जो नीचे है मान के चलिए, तो अब ये अड़चन में है। अब जरा खुद ही सोचिए कि क्या सिर्फ इन 600 लोगों के लिए इतनी भर्ती परीक्षा की वजह से बहुत सारे जो लोगों पर ये प्रभाव ये पड़ेगा, तो क्या ये वाजिब है या नहीं। बहुत सारे इसके कारक पॉजिटिव भी हैं, बहुत सारे कारक जो है निगेटिव भी हैं। तो अब इन 600 लोगों के पास में भी एक ऑप्शन तो है ही फिलहाल कि वो सीधी भर्ती की जो परीक्षा दे और प्रिंसिपल बन जाए। तो ऑप्शन तो सबके लिए खुले हुए हैं, कहीं पे किसी के लिए कोई ऑप्शन जो है बंद है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन चीजों की जानकारी आपको मूलभूत रूप में पहले से ही, प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं तो आप जानते होंगे 2 पेपर आपके होने, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। सिलेबस पे आप लोगों ने अच्छे से देख लिया होगा। हालांकि पेपर सेकंड का वेटेज ज्यादा है। वेटेज का मतलब है कि 380 सवाल होंगे और 360 नंबर का वेटेज है। और इंटरव्यू तो चलो 60 नंबर का है, इंटरव्यू का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स का इंटरव्यू है।
100 या 100 से ऊपर होता तब कुछ मायने रखता। 60 में से लगभग लगभग सभी लोग जो है 30 या 35 या ज्यादा से ज्यादा ये 40 नंबर तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन जो वेटेज है पेपर सेकंड का है, अगर इसमें कहानी खराब हुई तो फिर बहुत नीचे आ जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए लिखा भी है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का जो मार्क्स है टोटल 540, और इसी इसी टोटल के बेस पर सिलेक्शन होना है। तो हाईलाइट्स में हम देख लेते हैं कि सरकार ने इंटर कॉलेजों में होने वाले प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती पर की नियमावली पर सरकार ने मुहर तो ये लगा दी है कि कैबिनेट में पास होना है। तो राज्य में 1385 राजकीय इंटर कॉलेज में 1180 जो पद हैं प्रधानाचार्य के, ये क्या है, ये खाली है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 1200 वहाँ समझाया था। प्रधानाचार्य की भर्ती के लिए ये तय हुई नई की पात्रता जो शर्तें हैं। हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ प्रवक्ता और एलटी शिक्षकों को मौका। ये परीक्षा 29 सितंबर 2024 को होनी थी, जो कि निरस्त हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को इसकी जानकारी भी दे दी है कि नई नई पात्रता में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको ये मिल गई है। तो अब जल्द ही जो है ये नई नियमावली कैबिनेट में ये पेश होगी, और मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने में ये जो कंप्लीट भी हो जाएगा, और इसके बाद ही नया विज्ञापन जारी होगा। सिलेबस की बात पीछे हुई थी, थोड़ा सा मैं इसको भी आपको दिखा दूं। देखिए पेपर फर्स्ट का तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, एक सवाल 1 नंबर का ही है। हालांकि पेपर फर्स्ट में जो काफ़ी भाग हैं। भाग एक में भाषा संबंधी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी क्या ये ग्रामर आएगी, सामान्य हिंदी और सामान्य जो अंग्रेजी का ये पार्ट होगा, जो कि 20 दिसंबर को होगा। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो 40 अंकों का ये हो रहा है, यानी कि वेटेज इसका काफी ज्यादा है। यदि हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग के जो सवाल हैं ये भी ये भी जो काफी ये भी मायने जो है रखते हैं। और यदि हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो 20 मार्क्स, 20 सवाल जो है या कंप्यूटर से ही होंगे। बेसिक है, मैक्सिमम चीजें जो है रिपीटेड यहाँ पे आ सकती हैं। इसलिए इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ये 4 महत्वपूर्ण ये पार्ट हैं जो कि आपके सवालों में आएंगे। साथ ही उत्तराखंड की हम बात करते हैं, देखो इसमें एक लाइन भी लिखी है कि समान ज्ञान के साथ साथ में उत्तराखंड संबंधी ज्ञान भी होनी चाहिए, यानी कि इन समस्त मामलों में उत्तराखंड का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चाहे सामान्य ज्ञान में चाहे इतिहास होता है, भूगोल होता है, या फिर हम बात करते हैं पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, वैसे ही हम उत्तराखंड के संदर्भ में भी इन चीजों को देखेंगे। तो इसलिए इस उत्तराखंड के संदर्भ में पूरा उत्तराखंड आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का ज्ञान, ए टू जेड। इसके बाद आगे देखिए पेपर सेकंड की हम बात करते हैं, जो कि शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रशासनिक लिए कुशलता से संबंधित है। इसका वेटेज डबल है, 180 सवालों का पेपर है और 360 नंबर का इसका वेटेज है। ठीक है, इसमें 8 यूनिट है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबसे सरल जो यूनिट है आपकी वो यूनिट 1 है, जिसमें महत्वपूर्ण आयोग, शिक्षा नीति और आरटी आदि के लिए बारे में टॉपिक दिया गया है। तो बहुत आसान है इसको समझना। चाहे तो हर एक यूनिट के लिए आप टारगेट भी बना सकते हैं कि 10 दिन में या एक वीक में आप इनको जो है जो भी कवर कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। एक हफ्ते आप इनको कवर कीजिए, अगले 5-6 दिन इसका रिवीजन कीजिए। तो टाइम अभी ठीक है, अच्छा भी है, तो ये रिवीजन भी हो सकता है। बाकी हमारी क्लासेज जब होंगी तो उसमें जो टेस्ट भी हुआ करेगा, तो ये चीज़ें अपडेट और होती रहेंगी। दूसरी यूनिट जो आती है शैक्षिक नेतृत्व से संबंधित, यानी कि अच्छे नेतृत्व या नेतृत्व के सिद्धांत इनमें जी शामिल है। नेतृत्व के प्रकार क्या है, मापन क्या है, इससे संबंधित भी बहुत सारे सवाल आपको दिए जाएंगे। शैक्षिक संस्था का प्रशासन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसका प्रशासन कैसा हो, इसके संबंध में बहुत सारे सवाल आपको दिए जाएंगे। ये 30 सवाल तो यहाँ से। अब इस 8 यूनिट में भी देखिए कि किस यूनिट का वेटेज ज्यादा है। चलिए इसका थोड़ा सा अध्ययन मैं आपको बता देता हूँ। बाकी में तो 20-20 सवाल हैं, लेकिन यूनिट 3, यूनिट 5, ये 2 यूनिट जो ऐसी हैं जो कि जिनका वेटेज इनमें भी ज्यादा है। 30-30 सवाल, 30-30 दोनों में ही सवाल है। चौथे की बात करते हैं शैक्षिक संस्था में समावेशन, जिसमें समावेशी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आदि, इनके बारे में। और साथ ही ऐसा व्यक्तियों के लिए संवैधानिक प्रावधान अधिनियम कौन कौन से हैं आप जानते होंगे। तो 1995 का है, फिर 2016 का है। विद्यालय का प्रशासन कैसा है, उसका नेचर, प्रकृति, द्वंद्व, सीमाएं, समस्याएं, बीमाएं, ये सब चीजें शामिल है। छठे यूनिट में आते हैं शैक्षिक संस्थानों में संसाधन प्रबंधन, जो रिसोर्सेज हैं उसका प्रबंधन आप प्रभावी शिक्षण के लिए कैसे करेंगे, क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं,
उसी दायरे में रहकर आप सर्वोपरि विकास कैसे करेंगे, जिससे संबंधित है। सातवां है आपका शैक्षिक संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन। बिल्कुल, यदि वित्त ही नहीं होगा, सारा ढांचा वित्त पर निर्भर है, वित्त ही नहीं होगा तो कोई भी प्रबंधन या कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो उसकी व्यवस्था कैसी होगी, क्या क्या उसके लिए स्रोत होंगे कि विद्यालय को आय की ये कुछ हद तक विद्यालय को भी आय की प्राप्ति हो। विद्यालय में बहुत सारे क्षेत्र या जगह विद्यालय बड़े बड़े भी होते हैं, वहां पर भी कुछ अन्य चीजें लीज पे या अन्य सिस्टमों को भी दिया जा सकता है कि जिससे विद्यालयों को कुछ अर्निंग हो। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे वित्त आय पोषण के भी साधन हो सकते हैं। लोकल की संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, विधायक निधि है, या बहुत सारी ऐसी निधियां हैं जिनके माध्यम से स्कूलों को आप स्कूलों में इन निधियों को ला सकते हैं। तो ये सारा जो जो काम होता है, ये बेसिकली प्रिंसिपल का होता है। प्रिंसिपल का काम केवल अपने स्कूल का मैनेजमेंट नहीं करना, उसका 80% जो काम है स्कूल के बाहर के रिसोर्सेज या वित्त को स्कूल तक लाने का काम है, और बाकी 20% उसका अपना विद्यालय संबंधी गतिविधियां जो काम होता है। ठीक है, क्योंकि उसको सारे काम करने पड़ते हैं। मीटिंग है या फिर अन्य जो भी ये चीजें हैं, ट्रेनिंग है, सब चीजों में उनको भाग लेना पड़ता है। तो वो ज्यादा सोशली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पर्यवेक्षण स्कूल में पर्यवेक्षण संबंधित सारे काम भी इसके ही अधीन है। प्रभावी शैक्षिक जो यूनिट है या शैक्षिक की जो नेतृत्व जो कैसा होना चाहिए, क्या क्या इसमें भी समस्याएं हो सकती हैं, इसके संगठन कैसा हो सकता है, पर्यवेक्षण की योजना संबंधी जो कार्य हैं कैसे हो सकते हैं, इन सभी का दायित्व जो है ये संपूर्ण रूप से प्रिंसिपल का है। तो ये आपके टॉपिक में सब चीजें शामिल हैं, और ये ऐसा भी नहीं है कि ये आप लोगों से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, सहज आपका सिलेबस है, बस सहज और सरल तो सिलेबस है, लेकिन जो अड़चने हैं वो आपके यहाँ पर विज्ञापन में है। और अभी लेटेस्ट अपडेट में आप लोग जान रहे होंगे कि ये भी फिर से वो चीजें फिर से लागू जो कराने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, जो चाहते नहीं कि सभी का हित या सभी का लाभ हो। बेसिकली होता क्या है कि केवल जो है कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों का अहित जो है कर देना, वो कहीं ना कहीं सभी लोगों के लिए सोचनीय विषय है। तो एक बार कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो भी जिले के संगठन है, सभी लोगों की एक मंतव्य लेना चाहिए। और मंतव्य एकदम किसी दबाव में ये नहीं होना चाहिए, और वो अपने निचले स्तर के शिक्षकों से भी मंतव्य ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए जो प्रवक्ता हैं, टीचर्स हैं, जिनकी भर्ती 2011 में हुई है, 12 में हुई है, 9 में हुई है। ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं कि भाई इनके पास तो अच्छा मौका भी है कि वो बहुत जल्दी प्रधानाचार्य की सीढ़ी पे आ जाएंगे, और प्रधानाचार्य बनने के फिर अगले 10 वर्ष की सेवा पे फिर से वो एसीपी का लाभ जल्द से जल्द उनको मिल ही जाएगा। तो 7600 से फिर वो अगली सीढ़ी पे आएंगे, तो 8700 का स्केल वो जो है लेके ही जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो वो ऐसी कंडीशन में यदि पदोन्नति के भरोसे पे सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग, वो तो पदोन्नति तो क्रमबद्ध सीरीज वाइज होनी होनी है, उस पर तो कोई रोक नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से डिपेंडेंट भी उस पर नहीं होना है। एक अवसर यहाँ पर सरकार ने ये ओपन किया हुआ है कि सीमित सीधी भर्ती का। ये सीमित ये भी अच्छा है कि विभागीय भर्ती है। यदि सपोज कीजिए कि बाहरी व्यक्ति या जिसने केवल बीएड किया हो, अगर ये भी औरतें शामिल हो जाती, तब तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती ना, कि भाई 7600 स्केल के लिए सीधे बीएड वाला जो है सीधे बाहर से फॉर्म भर रहा है, तो आपका उसमें अहित होता। वैसे वैसी सिचुएशन में पूर्ण रूप से अहित होता। लेकिन यहाँ पर अपने ही परिवार को आगे जो है बढ़ाना ज्यादा सर्वोपरि और सुखमय है। तो इसी आशा के साथ में इन जानकारी को देते हुए मैं अपने सेशन को विराम देता हूँ, और इससे संबंधित कोई भी अपडेट या जानकारी होगी आपको समय समय पे दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कई लोग नए भी हैं, और कई लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो एक हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड इतिहास की निःशुल्क सीरीज भी संचालित है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ये सेशन लेनी चाहिए। आप लोगों के सिलेबस में है ये चीज़ें, पूर्ण रूप से खोला नहीं गया, लेकिन सामान्य ज्ञान के रूप में, उत्तराखंड के ज्ञान के रूप में सब चीज़ें शामिल हैं। तो आपको ये सीरीज जो निःशुल्क हमारी चल रही है यूट्यूब पे, ये आपको जो है देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरा नंबर आपके पास में भी है, स्क्रीन पे भी है। तो पढ़ाई से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, या अन्य जितने भी जो अपडेट हैं उनके साथ में आप
जानकारी जो है समय समय पे मेरे से भी आप ले सकते हैं, बाकी जानकारी आपको स्वयं होती है। तो एक लास्ट बार मैं चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग या टच में रहें, देखें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लें, बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें कि ताकि समय समय पे इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन, जानकारी, अपडेट्स जितनी भी होंगी आपको दी जाएंगी। धन्यवाद।